नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव पर। बिहार के दोनों चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। कल 14 नवंबर परिणाम आना है, कुछ घंटे शेष बचे हैं और इस दौरान 11 तारीख की शाम 5 बजे के बाद से जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, उन सब में एक तरफ से एनडीए को भारी बहुमत दिखाया जा रहा है। ये तब दिखाया जा रहा है जब चुनाव के दौरान जो हम लोगों ने देखा, जो मुद्दे थे, जो युवा थे, उनके मुद्दे, बेरोजगारी का, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए पलायन का, गरीबी का, वोट चोरी का, और ये भी कहा जा रहा था कि अब की बार जो प्रवासी मजदूर वहाँ आए हैं बिहार अपने घर लौट करके, वो किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं जाने वाले हैं। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह की घोषणाएं की और उनकी हर जनसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आई, चुनाव के पहले वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसमें जो जन समर्थन मिला महागठबंधन को, इन सब को नकारते हुए एग्जिट पोल एनडीए को की सरकार बना रहा है, नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बना रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सामने हैं आप सबके जाने माने चेहरे, कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। ये जो एग्जिट पोल सामने दिखाई दे रहा है, कोई 145, कोई 180, 160, कुछ लोग तो 200 के पार पहुंचा दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का मामला था। हम एक चीज, आप इस मामले को, जो आपने बहुत नज़दीक से इस चुनाव को देखा भी होगा, क्या आपको क्या लगता है कि इस बार भी तेजस्वी यादव को मन महसूस करके रह जाना पड़ेगा? कांग्रेस को जिसने पूरी ताकत झोंकी, वो इस बार भी फेल हो जाएगी? देखिए, पहली बात कि बिहार में जो चुनाव इस बार का है, इस बार बिहार की जनता जो 20 वर्षों के तथाकथित सुशासन को झेल रही है और डबल इंजन सरकार के रूप में जो तथाकथित विकास की परिकथा लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा दिखलाया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा, उससे वो जनता ठगी नहीं। क्योंकि जिस बिहार में करीब 1.5 दर्जन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक देखने को मिला। पलायन वहाँ का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार मजदूरों के रूप में रजिस्ट्रेशन अगर कहीं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में है तो बिहार के लोगों को। गरीबी का आलम यह है कि बिहार सबसे गरीब राज्य में है आज देश के। उद्योग धंधे पूरी तरह से ख़त्म हैं। चाहे वहाँ पे आप साड़ी उद्योग की बात कर लीजिए, चीनी उद्योग की बात कर लीजिए, पेपर उद्योग की बात कर लीजिए। किस पे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था? प्रधानमंत्री जी ने इतना कहा था बिहार में कि जो चीनी मिलें बंद है, अगली बार आऊँगा सरकार बनवा दीजिए तो इसी चीनी मिल की चाय पी करके जाऊँगा। वो चीनी मिले और वहाँ के लोग आज भी वहाँ की चीनी का इंतजार कर रहे हैं कि उसका उत्पादन कब होगा। तो पूरी तरह से हर मुद्दे पे बिहार में जनता निराश हुई। और रही बात लैंड ऑर्डर की बात, तो उस बिहार में भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता विवेकानंद की हत्या की जाती है। भोजपुर में जो एनडीए के समर्थक कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा के दल के जो है बाप और बेटे की हत्या की जाती है। सिवान में सब इंस्पेक्टर के गला रेत की हत्या की जाती है। पटना में दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस करके गैंग के लोग वहाँ पे गैंगवार करते हैं और मारते हैं।
तो और महिलाओं को लेकर के आपने देखा कि एक बेटी के शरीर को बुरी तरह से चाकू से छलनी कर दिया गया था और वहाँ पर भी उसका उपचार नहीं हो पाया, उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई समय पे। तो ऐसी चीज कोई बिहार में नहीं छूटी है जिसपे प्रधानमंत्री जी और उनके लोग वोट मांगते। और वोट किस पे मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहीं गाना गा रहे हैं कि क्या बोला जाए, वो मैं नहीं, उस गाने को मैं गाता भी नहीं हूँ, भोजपुरी के गाने गा रहे हैं, कहीं कुछ गा रहे हैं, अमित शाह कहीं कुछ ललकार रहे हैं। दरअसल इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे। और वहीं पे देश के नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जब वोटर अधिकार यात्रा किया वहाँ पे लगभग 13 दिनों में 17 जिलों की, तो आपने देखा कि बिना कहे लोग निकल करके आ रहे थे। वो हर गांव से लोग निकल करके उस यात्रा की इंतजार ही नहीं करते थे। देर रात तक चाहे बारिश हो रही थी, चाहे तूफान आ रहा था, उसके बावजूद वो डटे रहे। और लोग कह रहे थे कि हाँ हमारा वोट तो कटा। वो पिछले चुनाव की बात कर रहे थे कि हमारा वोट तो दिया था इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, कहाँ चला गया। तो वोट चोरी का मुद्दा जब वहाँ पर उठाया, उसके बाद पत्रकारों ने जब कहा कि आपका अगला आइटम क्या है, तो राहुल जी ने पटना में यात्रा समाप्त होते समय कहा कि हम हाइड्रोजन बम लाएंगे। उस हाइड्रोजन बम का खुलासा इतना तगड़ा हुआ प्रथम चरण के चुनाव के पहले ही 5 तारीख को कि आपने हरियाणा में देखा कि 25 लाख फर्जी वोट, और उस 25 लाख के फर्जी वोट बनाने के बावजूद भी हमारे पास मात्र 22,000 वोट और मिले होते और कुछ सीटें मिली होती, हरियाणा में सरकार बनाती। लेकिन घुसपैठिया के नाम पे सरकार कहती रही और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भी कहते रहे बिहार में अब तक से SIR के बाद भी घुसपैठिया नहीं दिखा पाए। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो शानदार PPT की, जहां दिखाया कि हरियाणा में कैसे चोरी की सरकार बनाई गई, वहां पे घुसपैठिया ब्राजील की मॉडल आ जाती है जो 22 बार वोट करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ब्राजील जनता पार्टी निकली। वो घुसपैठिया बांग्लादेश से नहीं आया, वो घुसपैठिया पाकिस्तान से नहीं आया, वो ब्राजील से निकल करके आया। उस मॉडल ने भी अपनी बात कहा और हमारे देश की छीछा लेदर हुआ हमारे चुनाव आयोग की। तो कहने का मतलब है कि अब उस जनता के बीच में जो आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी और JDU के विधायक दौड़ाए जा रहे थे सड़कों पे, उनके मंत्री भगाए जा रहे थे इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के और RJD के या हमारे माले के या हमारे मुकेश सहनी के पार्टी के VIP पार्टी के लोग नहीं दौड़ाए जा रहे थे। तो अब ये सारी चीजें अगर झूठ हो गई हो, जिस तरह की चीजें बताई जा रही कि साहब इतना तगड़ा झोला भर भर के 200, 160 पार, 150 पार, इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी, उनके मंत्रिमंडल ने, उनकी सरकार ने जितने वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए थे, सब पूरा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस तरह की ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान हमारी मथुरा की सांसद श्रेय तारिका हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र को भी मृतक बता दिया, अंजना ओम कश्यप ने बता दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि दे चुके, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे चुके, एक रूबिका लियाकत हैं। कौन सा चैनल बचा? तो जो लोग भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के पति को जिंदा रहते दिवंगत बना दे रहे हैं, वही लोग न कह रहे हैं कि 150 पार, 200 पार। ऐसा नहीं हो। खैर ये तो धर्मेंद्र वाला वाकया नया है। यही लोग थे, इसीलिए कह रहा हूं, यही लोग थे जिन्होंने, इसीलिए कह रहा हूं कि जिन मीडिया के, जिन गोदी मीडिया के एंकर्स को जनता ने दौड़ाया, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए, तो उनकी खुन्नस है। और इसलिए खुन्नस है कि यही लोग वेस्ट बंगाल में 200 पार पे सरकार बना रहे थे, यही लोग झारखंड में सरकार बना रहे थे, और यही लोग हरियाणा में हमारी भी सरकार बना रहे थे। तो कहने का मतलब है कि पूरी तौर से एक मतलब कहना नहीं चाहिए कि ये बिके हुए और उस हताश, निराश सरकारी तंत्र के मीडिया का हाल है, जिसपे कतई विश्वास नहीं है। और हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि कल गड़बड़ियां तो हुई हैं, इसलिए हुई हैं कि SIR की घटना हुई थी। एक चीज बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि SIR के बाद जिस बिहार में ये कहा जा रहा था कि साहब जो वोटों की गिनती थी उसमें 3 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। अभी कैसे पड़ गए ये आप देखिए।
7 लाख SIR के बाद 7,42,000 वोटर 7 थे। करोड़। सॉरी, माफ करिए, 7,42,00,000 वोटर थे जी। और ये दोनों चरणों में जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण में 6 तारीख को जब चुनाव हुआ तो 3,75,13,302 लोग 65% लगभग वोट पड़ा। और उसके बाद जब 11 नवंबर को वोट पड़ा द्वितीय चरण का, तो उसमें 3,70,13,556 लोग यानी 68.76% वोट पड़ा। सब टोटल एग्रीगेट टोटल हुआ दोनों राउंड का 66.91%। और वोट कितने गिरे? 7,45,26,000। मजाक बना रखा है। ये मेरी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पूरा ब्यौरा है। जी जी जी। तो ज्ञानेश कुमार जी, ये 3 लाख वोट इतनी जबरदस्त आपके SIR की प्रक्रिया के बाद कहां से आ गए? तो एक शंका जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कही थी, अब तो खुद इस चीज को ला दिया है। मैं कह रहा हूं जी। जिस तरह से जनाक्रोश था, अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनवाई जाती है तो ये कारण आपके सामने गिना दिया। ये 3 लाख वोट पर्याप्त होंगे, क्योंकि उस हरियाणा में 22,000 हमें वोट नहीं मिला, तो हम 32 वोट से लेकर के 4,500 वोट तक 10 सीटें खो दी और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनी। और यहां भी पिछली बार महागठबंधन की सरकार में और एनडीए की सरकार में 1% वोट का फासला था। हम फिर भी मानते हैं कि चलिए 1% से ज्यादा 1.5% होगा, लेकिन 3 लाख वोट, इतना हो हल्ला हुआ। और चुनाव आयोग ने कहा कि 7,42,00,000 ही मतदाता है, वहां पे 7,45,00,000 मतदाता कैसे आ गए? अगर कहीं गलत होता है, मैं फिर कह रहा हूं, तो निश्चित है कि बिहार की सरकार के चोरी करने की पटकथा लिखी जा चुकी है, क्योंकि दिल्ली का बम ब्लास्ट होता है, हमारा देश का गृह मंत्री उस दिन पटने में वोट की सेटिंग करा रहा था। हमारा देश का प्रधानमंत्री उस गम को नहीं मनाता है, जाकर के भूटान की राजधानी थिम्पू में अपने अडानी के लिए वहां पे सोलर एनर्जी के प्लांट के लिए वहां करोड़ों की डील करता है। जी। एक फैक्टर, जैसे कि आपने गोदी मीडिया की बात की, तो मान लिया कि गोदी मीडिया तो 2017-14 नहीं कहेंगे, 2017 के बाद से पूरी तरह से वो कब्जे में है या बिका हुआ है या गोद में है, इसीलिए गोदी मीडिया उसको कहते भी हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत दिनों से एक स्वस्थ चिंतन कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, उनके यहाँ भी जो चीज़ें छन करके आ रही हैं, उसमें नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के साथ गया है, वो प्लस कर रहा है उनको, और इसकी वजह से एनडीए एज में आ रही है। देखिए, महिलाओं का वोट जो 2020 का चुनाव हुआ था, उसमें भी 7-8% के आसपास बढ़ा था। इस बार भी वो चीज़ें, लेकिन इस बार, पिछली बार, इसमें कहने में कोई मैं गुरेज नहीं करता हूं कि पिछली बार एक तरफा लड़ाई महागठबंधन के नायक रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और मुकेश साहनी, जो पिछली बार एनडीए के घटक दलों में थे, इस बार मुकेश साहनी जी वहां से आए और तमाम चीजों को बताया। और जो 5 सालों में जो बिहार लगातार झूठे वादों से, लॉ एंड ऑर्डर की इशू से जो उबा है, उसको देखते हुए मैं फिर कह रहा हूं कि ठीक है 2% का फासला हो सकता है, लेकिन वो 2% का फासला नीतीश कुमार जी के और एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनाने जा रहा है। ये जो परिवर्तनकारी वोट पड़े हैं, आप समझिए कि 72 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं जी। 72 लाख वोट ज्यादा की गणना अगर आप करते हैं तो वहां के 243 विधानसभा अगर डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट 25,000 वोट प्रति विधानसभा में गए हैं। और 25,000 प्रति वोट जाने का मतलब है कि वो परिवर्तन के लिए वोट है। हाँ। और ये परिवर्तन के लिए इसलिए वोट है कि आप चाहे उसको जो भी कह लें कि साहब लोग क्या कहते हैं, दीपावली के बाद उनके छठ का त्यौहार था, उसमें रुक गए थे, वो ठीक है, वो भी मानते हैं, लेकिन वो इसीलिए रुके ना कि वो पलायन नहीं चाहते, वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। और हमारा मुद्दा भी यही था
कि दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, ये महागठबंधन के 5 सूत्री फार्मूले थे जिसपे लोगों ने वोट किया। और मैं फिर बात को कह रहा हूं कि कल महागठबंधन की कल वहां पे जीत की घोषणा होगी। तेजस्वी यादव जी ने कह रखा है कि 18 तारीख को शपथ लेंगे। ये सब कुछ तय है और इसलिए कहीं अगर, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, कहीं अगर छेड़छाड़ की जाती है, चोरी की सरकार बनाई जाती है, हमारे प्रतिपक्षी कहते हैं कि एटीएम का रोना रोएंगे। अरे एटीएम का रोना तो लाल कृष्ण आडवाणी और उन्होंने किताब लिखी, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंत्री हुआ करते थे, तो जेबीएल नरसिम्हा, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने महिलाओं की बातचीत की, क्या आपको लगता है कि चुनाव की घोषणा के साथ जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये भेजे गए उनके खातों में, और वो पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी उनके खातों में ट्रांसफर होते रहे, भले ही चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, बार बार ये बात उछल करके आ रही थी, उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। दलील ये दी जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ 10,000 रुपया अभी उन्होंने दिया, उसके पहले जो उन्होंने बच्चियों के लिए साइकिल दी और तमाम सारी सुविधाएं दी, वो ये एक सहानुभूति का वोट महिलाएं नीतीश कुमार के लिए कि ये उनका आखिरी चुनाव है, और बीजेपी ने जिस तरह से उनको इग्नोर किया है वो उनके पक्ष में जा रहा है। महिलाएं उमड़ करके उनके साथ वोट देने के लिए गई, एक चीज। और दूसरा, जो हम बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपया उनको त्योहार पर कपड़ा लत्ता खरीदने के लिए, पटाखा खरीदने के लिए दिया गया। क्या 10,000 5,000 पा करके युवा और महिलाएं बिक गए? नहीं, देखिए यही तो सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग को हम भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रकोष्ठ क्यों कह रहे हैं। वो चुनाव आयोग कहाँ था जहां चुनाव की तिथियां घोषित होते समय देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सीधे सीधे एक तरह से रिश्वत देने का काम किया गया। 30,000 करोड़ रुपए, वो तो बिहार की जनता को तय करना है कि महागठबंधन के जो मुद्दे हम जैसे कह रहे हैं कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे, वो नौकरी सरकारी भी होगी और तमाम और संसाधनों से भी नौकरी पैदा की जाएगी। हम भूमिहीन किसानों को भूमि देने की बात कर रहे हैं, 5 डिसमल जो है उसको देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ईबीसी को लेकर के सामाजिक न्याय के तहत उनके लिए घोषणाएं की हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है। ऐसे तमाम चीजें हैं, तो ये बिहार के लोग इसको भी देख रहे हैं जो वोट पड़ा है। और दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि युवाओं को खरीदने ठगने की बात, इसी चुनाव आयोग का एक चेहरा सामने आ रहा है कि जहां चुनाव आयोग लचर आचार संहिता भी देखने को मिली कि मोकामा में एक प्रत्याशी जो जेडीयू गठबंधन का था, अनंत कुमार, उसको जेल जाना पड़ा। और तब तक नहीं गया जब तक पूरी तौर से पूरे देश में हर तरफ से जब तक थू थू की आवाजें होने लगी। और बड़े मजे की बात है कि जिसको मारा जाता है उसके घर खुरपी तक नहीं मिलती और मारने वाले के घर AK-47 मिलता है। ये तथाकथित सुमंगल राज जो चल रहा है, जो लोग जंगल राज की बात करते थे, उनकी सरकार में चल रहा है। तो ये स्थिति रही। क्या बिहार के लोग फिर मोकामा चाहते हैं क्या? तीसरी बात कि जो वादे किए गए, उन वादों पे कहीं सरकार तो खरी उतरती। तो पूरी तरह से अगर नीतीश कुमार सही थे तो ये रिश्वत देने की बात क्या थी? जब सब मंगल ही चल रहा था, जंगल राज से बाहर निकल आए थे, प्रधानमंत्री जी को आकर के यहाँ इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री जी कम से कम अपनी एक योजना तो गिनाते। उसी बिहार में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। बिहार की जनता को याद होगा, नौजवानों को याद होगा कि पटना विश्वविद्यालय को 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालय करने की मांग नीतीश कुमार ने कहा कि पटना के उस भव्य इतिहास को फिर से देने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं। अब किसने पढ़ाया है, कौन इनके साथ पढ़ा है, वो तो डीयू ही बता सकती, दिल्ली यूनिवर्सिटी बता सकती। प्रधानमंत्री जी यूनिवर्सिटी आप इमिनेंस की बात करके हट गए, लेकिन वहाँ पे पटना को केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया। ये सच्चाई थी प्रधानमंत्री जी की। वैसे
लच्छेदार भाषण देने के लिए कितना दे दूं कितना दे दूं, ये प्रधानमंत्री जी बोली लगा रहे थे। कहाँ गया इनका 1.5 लाख करोड़ रुपए? वो प्रधानमंत्री जी थे जो लगातार वहां पे, मतलब कितनी बातें गिनाऊं आपको। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तौर से जो चुनाव आयोग था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का जो ये त्रिगुट है, ये मिलकर के वोट चोरी का खुलासा पहले भी हो चुका है और पूरी तौर से आंख बंद कर रखा है। इतनी गाड़ियों की काफिलों की इजाजत किस चुनाव आयोग ने दी थी? और सारी चीजों को देखते हुए क्या नीतीश कुमार को अपने लोगों पर विश्वास नहीं था क्या? गुजरात से 10-10 IAS बुलाए गए, क्यों भाई? ये पहली बार हो रहा है और किसी विपक्षी दल का जहां शासन है उन राज्यों से नहीं, पश्चिम बंगाल से नहीं, बगल में तो झारखंड है वहां से बुला लिए होते, वहां से नहीं, कर्नाटक से नहीं, तमिलनाडु से नहीं, केरला से नहीं, वहीं गुजरात से। और एक बात आपने और कही कि नीतीश कुमार को ये दिखाया गया कि अंतिम चुनाव है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करती है। तमाम उदाहरण है, महाराष्ट्र का चुनाव याद होगा, शिंदे के नाम पे लड़े थे और शिंदे कौड़ी के 3 हो गए, देवेंद्र फडणवीस आ गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक को इसी भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा में मदद ली थी और नवीन पटनायक को कह दिया विक्षिप्त हो गए, फलाना हो गए, वहां नहीं आती। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, बिल्कुल कहा था, वोट चोरी की और वहां नवीन पटनायक की सरकार को गिराने का भी काम किया, हराया अलग जाता और वहां चोरी करने का। और यही भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग नीतीश कुमार की वो वीडियो चला रहे थे कि साहब ये मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है? कौन चला रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मिसाइल है जिसका नाम RSS है, र्यूमर स्प्रेड सोसाइटी, ये उनका षड्यंत्र था कि नीतीश कुमार को अच्छा भी कहो लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मत बनाओ, नीतीश कुमार को बीमार भी कहो और मर्सी पे वोट भी मांगो, नीतीश कुमार के नाम पे सुशासन की बात भी करो लेकिन नीतीश कुमार को सरकार में आने पे मुख्यमंत्री बनाने का भी घोषणा मत करो। तो ये बिहार की जनता ने देखा है और इसलिए हम नीतीश जी का कतई अपमान चुनाव के दौरान भी नहीं किए, अभी भी नहीं करते, क्योंकि नीतीश कुमार जी संघ की शाखा से नहीं निकले थे। वो निकले थे तो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और वहां पे कर्पूरी बाबू के उस आंदोलन से निकले। 2 चीजें और आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि 3 लाख ज्यादा मतदान हुए हैं। एक मामला और भी आ रहा है, हरियाणा से जुड़ा हुआ मामला, जो कि करनाल से, गुरुग्राम से, वहां से जो ट्रेनें भेजी गई और उन ट्रेनों में बाकायदे प्रवासी जो मजदूर थे या बिहार के रहने वाले थे उन लोगों को वहां भेजा गया। मुफ्त स्पेशल ट्रेन चलाई गई, 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन ट्रेन चलाई गई और उन्हें पैसा भी दिया गया। जो सवारी थे ट्रेन में बैठे हुए, उन्होंने बाकायदे ये कहा कि मुख्यमंत्री सैनी ने उनको पैसा भी दिया है। क्या ये भी फैक्टर, जो 3 लाख आप बता रहे हैं कि फर्जी मतदान? भाई आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिन्हा जी, एक नमूना दिखा रहा हूं, जिनकी ट्रेनों से जो हजारों लोग भेजे गए वो तो आम लोग हैं, पैसे पे भेजे गए, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। राकेश सिन्हा कहते हैं कि साहब हमने दिल्ली में वोट किया और उसके बाद हमने नाम अपने कटवाने की घोषणा कर दी, फिर हम आकर के जो अपने बिहार में बेगूसराय से शायद है वहाँ पे वोट करते हैं। पूर्वांचल मोर्चा तथिक करके है, उसका वहाँ पे जो प्रभारी है दिल्ली में बिहार कराने वाला, वो दिल्ली में विधानसभा वोट करता है। तो आखिर ये वही लोग हैं, कल राकेश सिन्हा बिहार से नाम कटवाएंगे, आसाम में जाकर वोट दे देंगे। और सब छोड़ दीजिए, गुजरात का एक प्रभारी जो बनाया गया था, वो गुजरात के वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा देता, पटना में रहने लगता और भारतीय जनता पार्टी का वो प्रभारी था बिहार के चुनाव का, वो यहाँ का वोटर बन जाता है। तो ये पैटर्न का खुलासा राहुल जी ने कर दिया है। ऐसे ही हम ब्राजील जनता पार्टी नहीं कह रहे हैं जी, ऐसे ही एक महिला 220 बार वोट नहीं कर रही है, ऐसे ही यहां से वाराणसी कैंट का रहने वाला जो मतदाता और जाकर के बेंगलुरु में भी वोट करता है और महाराष्ट्र में भी करता है, मुंबई में भी करता है। तो ये पूरी तौर से जो एक तरह से खेल खेला जा रहा है ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये उसी का नमूना है जो हजारों लोग ट्रेन से भेजे गए, जिनके बारे में पूरी जानकारी
जो है रेलवे मंत्रालय भी नहीं देता है। और इसीलिए जो 3 लाख वोट की बात आपने कही, ये मैं फिर कह रहा हूं कि अगर चोरी करने की नीयत से कल परिणाम आता है, चोरी की सरकार बनाई जाती है, तो तमाम उदाहरण खुद सामने है। क्योंकि जब चोर चोरी करता है तो सबूत छोड़ के जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अगर मेरा भी ये मानना है कि अगर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो अगर सही हैं, तो ऐन वक्त पर रात को 3 बजे जहाँ स्ट्रांग रूम में जहाँ ईवीएम्स रखे हुए हैं वहाँ ट्रक कैसे जाती है, सासाराम की बात करें, जी। छपरा की बात करें तो वहाँ सीसीटीवी जहाँ पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखे हुए उसकी सीसीटीवी बंद हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाती है। और जब महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग हंगामा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके बावजूद उस पर कोई चुनाव आयोग का कोई ध्यान भी नहीं आता, उसका कोई जवाब भी नहीं आता है। तो मुझे आप जो बता रहे हैं, एक शंका जरूर है कि हो सकता है कि फाइट नेक टू नेक हो जाए जैसे पिछली बार हुई थी। लेकिन हमको संशय इस बात से लग रहा है, जितना चुनाव मैंने देखा एसआईआर से लेकर के और 11 तारीख तक जो चीज़ें हमारे सामने आई और जो हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की, वहाँ के जो अखबारों में काम करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की, उनका भी फीडबैक यही था कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं और आकर के रुके हैं, उनका मकसद केवल अपना वोट देना नहीं है, बल्कि जो महिलाओं का हुजूम दिखाई दे रहा है वो अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को ये समझाने के लिए वहां रुके हुए थे, अपना वोट देने के साथ साथ कि आप किसी बहकावे में मत आइए। साल भर के बाद मैं आया हूं, अगर एक आदमी जो कि पहले भी ये कर चुका है 17 महीने के कार्यकाल में, वो नौकरी दे चुका है, 5 लाख करीब शिक्षकों की भर्ती कराया, उसके अलावा कुछ प्रोसीजर में डाला, कुछ लोगों को लाखों की संख्या में उनको स्थायी नौकरी भी दिलवाई। तो आप अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, आपके घर पर रहें, तो आपकी बार बदलाव के लिए मतदान करना है। बावजूद इसके महिलाएं 10,000 रुपए में महिलाएं बिक जाएंगी, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। ये देखिए, पूरी तौर से मैं फिर कह रहा हूं कि एक नैरेटिव बिल्डअप की जा रही है। तो अब चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के और नीतीश कुमार जी तक हो, उस बिहार की जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे आप? और उन माताओं बहनों को 10,000 रुपए की बोली लगा करके कि आप खरीद रहे हो। तो ये मैंने कहा पूर्व में कि ये आपकी हताशा और आपकी निराशा का और हार का परिचायक है। क्योंकि अगर आप कुछ किए होते तो उन माताओं बहनों को आपकी बात पे विश्वास होता, बनस्पत 10,000 रुपए देने के। और 10,000 रुपए भी आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं वो किस्त उनसे आप जो है इंटरेस्ट लोगे। तो उन्हीं माताओं बहनों के जो योग्य पुत्र हैं, पति हैं, भाई हैं, देवर हैं, वो भी कह रहे हैं, इनको जरूरत है, ले रहे हैं कि ठीक है भाई, हमको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये चीज करना, अगर आप इतने ही उन महिलाओं के और वहाँ की बालिकाओं की शुभचिंतक थी सरकार, और एक पार्टी तो नारा देती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तो पूरे देश में नारा चल गया है कि भाजपाइयों से बेटी बचाओ। जितने प्रकरण आए उसको मैं कहना नहीं चाहता। तो अगर आप इतने ही सुचिता के प्रहरी थे तो आपको 10,000 देने की क्या जरूरत थी? तो ये पूरी तौर पे बिहार का जो युवा है, बिहार का जो मजदूर है, बिहार का जो नौजवान है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उद्यमी हैं, सब बदलाव चाहते हैं। इसीलिए बदलाव के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ा है। और फिर कह रहा हूं कि एसआईआर के तहत, इतनी कड़ी प्रक्रिया के तहत, जहां लाखों वोट काटने के बाद जब ये कह दिया गया कि साहब 7 करोड़ 42 लाख वोट ही एक्चुअल हैं, तो ज्ञानेश कुमार जी सवाल अभी से खड़ा हो गया है कि 7 करोड़ 45 लाख वोट यानी 3 लाख से ज्यादा वोट क्यों पड़ गए? और 3 लाख से ज्यादा वोट पड़ने का मतलब है कि प्रति
विधानसभा लगभग 8 से 10 हजार वोट। जी, एक आखिरी सवाल, अगर मान लेते हैं कि नेक टू नेक फाइट होती है और नीतीश कुमार को, उनकी जेडीयू को जो सीटें आती हैं, अगर उनसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को आती हैं, तो क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ पलटी मारने की कोशिश कर सकते हैं अपने वजूद के लिए? अब देखिए, हम लोग तो ये जानते हैं कि नीतीश जी सबके हैं, वो किसी एक के नहीं। उन्होंने अपने 20 साल के कैरेक्टर से इसको दिखा रखा है। फिर भी ये उम्मीद हमें नहीं लगती। हमें ये लगता है कि महागठबंधन स्पष्ट सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने जो समय दिया। निश्चित तौर पर संजीव जी ने जो बातें उठाई हैं, जो बातें बताई हैं, हम सब लोग उसको मिल करके वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। ये जो, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दी हैं मतदान के दौरान, चाहे वो युवा हो, चाहे प्रवासी मजदूर हो या महिलाएं भी हों, उन सब ने ये तय करके। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक जगह मैं आज सुन रहा था कि 1995 में एक जिन्न निकला था, जब लालू प्रसाद यादव को ये कहा जा रहा था कि वो चुनाव कहीं से जीत नहीं पा रहे हैं और वो हारने की स्थिति में हैं। लेकिन जब परिणाम आया तो चौंकाने वाला परिणाम आया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ लालू जी जीत करके आए और वही मुख्यमंत्री बने। हो सकता है कि वो जिन्न फिर से निकले। हम सब ये उम्मीद भी करते हैं कि वो जिन्न निकले और ये जो सूखा पिछले 20 साल से पड़ा था, जो फाइट चल रही थी, वहाँ के लोग, शराबबंदी तो हुई लेकिन जो सूखे नशे की ओर वहाँ का युवा आगे बढ़ा है, जो बेरोजगारी, जो पलायन, जो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो उससे निजात मिलेगी और वहाँ फिर से एक उद्योग, एक विकास की यात्रा वहाँ से फिर से शुरू होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।